नमस्ते। इस वीडियो में हम भारत माता के एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से आज भी न सिर्फ कलकत्ता बल्कि पूरा पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। 1946 के द ग्रेट किलिंग्स के दौरान इस योद्धा ने हजारों हिंदुओं की जान बचाई और खास करके हजारों हिंदू महिलाओं की इज्जत लूटने से बचाया। तो चलिए कलकत्ता और पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों को चकनाचूर करने वाले भारत माता के इस वीर सुपुत्र के बारे में जानते हैं। इनके बारे में कोई भी मीडिया ज़्यादा जानकारी नहीं देगा, तो इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक देखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम एक ऐसे जांबाज आदमी के बारे में जानेंगे जिसने कलकत्ता दंगों के दौरान हिंदुओं की रक्षा की थी, लेकिन जिसको भारतीय इतिहासकारों ने जानबूझकर भारत के इतिहास के पन्नों में छुपा दिया, क्योंकि वो दोगले इतिहासकार नहीं चाहते थे कि 1946 में कलकत्ता में हिंदुओं के खिलाफ हुए दंगों के बारे में, जिसमें 10,000 से ज़्यादा मासूम लोग मारे गए थे, उसके बारे में आने वाली भारतीय पीढ़ियों को पता चले। बात 1940 की है। जुलाई 27 से जुलाई 29 तक मुस्लिम लीग परिषद की बैठक चलती है, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि आने वाले 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाएगा। मुस्लिम लीग के इस डायरेक्ट एक्शन डे का 2 एजेंडा था। एक, पूरे भारत में अहिंसा फैलाकर भारत को 2 हिस्सों में बांटकर मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बनाना। दूसरा, दंगा करके पश्चिम बंगाल में खास करके कलकत्ता शहर में हिंदुओं को मारकर उनको डराकर वहां से भगाकर कैसे भी करके बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या कम करके कलकत्ता सहित पूरे पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में मिला लेना, क्योंकि विभाजन मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर ही होने वाली थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो उस बैठक के दौरान ये तक कह दिया था कि या तो भारत को विभाजित करेंगे या भारत को जला देंगे। मतलब उस बैठक का एजेंडा यही था कि अब संवैधानिक तरीकों को त्याग कर हिंसा के जरिए परेशानी पैदा करके भारत को 2 हिस्सों में बांटना था। लेकिन बंगाल में उस समय एक और आदमी था जिसके समर्थन ने कलकत्ता में खून की नदियां बहा दी। वो और कोई नहीं बल्कि उस समय के बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन साहिब सोहरावर्दी थे। उन्होंने कहा था कि यदि सशस्त्र मुस्लिम शहर में अपनी गतिविधियां शुरू करने का फैसला करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस या फिर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। से इस बैठक के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए हिंसा का प्रयोग करने के लिए मुस्लिम लीग के सदस्यों को पूरी तरह से उकसा दिया था। ये बात रहस्य तरीकों से मुस्लिम इलाकों में फैला दी गई थी। 16 अगस्त 1946 को शुरू हुई दंगे थोड़ी देर में पूरे बंगाल में फैल गई। मुस्लिम लीग के लोग हिंदुओं की हत्या करना, हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना और हिंदुओं की संपत्ति को जलाने जैसा काम करना शुरू करने लगे। और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन साहिब सोहरावर्दी ने जो कहा था वही किया। मतलब पुलिस को आर्डर दिए गए कि मुस्लिम दंगाइयों को कोई रोकेगा नहीं, वो जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। यह बात कलकत्ता में ही रह रहे गोपाल पाठक जी को पता चलती है। पेशे से जहां गोपाल पाठक जी एक तरफ व्यापारी और कसाई थे, वहीं दूसरी तरफ वो भारतीय क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के सदस्य भी थे। तो जब इनको मुस्लिम लीग के इस दंगों के बारे में और कलकत्ता सहित पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने का मोहम्मद अली जिन्ना के प्लान के बारे में पता चला, तो उन्होंने बंगाल खास करके कलकत्ता के हिंदुओं को बचाने के लिए एक सेना बनाने की योजना बनाई। उस सेना में न सिर्फ बंगाली हिंदू थे बल्कि उस समय बंगाल में ही काम कर रहे पंजाबी हिंदू, बिहारी और उड़ीसा के हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। उनकी सेना का नाम था भारतीय जातीय वाहिनी। लेकिन गोपाल पाठक जी ने अपनी सेना के लिए कुछ खास नियम बनाए थे। उन्होंने अपने आदमी से कहा था कि हम किसी भी मासूम मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों को छुएंगे नहीं। हम सिर्फ उन पर हमला करेंगे जो हिंदुओं को मारने के लिए हथियार लेकर आएंगे। पहले तो गोपाल पाठक जी ने दंगों के दौरान न सिर्फ हजारों हिंदुओं को शरण दी बल्कि हजारों विधवा हिंदू महिलाएं जिनके पतियों को मुस्लिम लीग के दंगाइयों ने मार दिए थे, उन महिलाओं को भी शरण में ली और उनकी रक्षा की। और गोपाल पाठक जी और उनकी सेना ने सिर्फ उन लोगों को मारा जो हिंदुओं की हत्या कर रहे थे, हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे थे और हिंदुओं की संपत्तियों को जलाकर नष्ट कर रहे थे। जैसे जैसे हिंदू प्रतिरोध मजबूत होता गया, मुस्लिमों की हताहत की संख्या बढ़ती गई और जल्द ही मुस्लिम घबरा गए और शहर छोड़कर भागने लगे। 18 तारीख से गोपाल पाठक जी के नेतृत्व में लड़ रहे हिंदुओं का पलड़ा भारी होने लगा। यह देखकर दंगा कर रहे मुस्लिम लीग के लोग कलकत्ता छोड़कर भागने लगे। लेकिन 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच गोपाल पाठक और दूसरे हिंदू नेताओं ने उन मुसलमानों की पहचान कर ली थी जिन्होंने हिंदुओं की हत्याएं और हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। मुस्लिम लीग से जुड़े मुस्लिम नेशन गार्ड्स नाम के एक आतंकवादी संगठन के सदस्य बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। हालांकि गोपाल पाठक जी और उनके आदमियों ने कभी भी किसी मुस्लिम महिला या बच्चों को छुआ तक नहीं।
जब मुस्लिम लीग को लगने लगा कि गोपाल पाठक जी और हिंदुओं की ताकत को हरा पाना नामुमकिन है, तो उन्होंने सीधे गोपाल पाठक जी से हथियार डालने का अनुरोध किया। लेकिन गोपाल पाठक जी ने कहा, पहले तुम अपने हथियारों को डालो, उसके बाद मैं हथियारों को डालूंगा। तो मुस्लिम लीग को पता चल गया था कि अब कलकत्ता और पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो दंगा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। ये पूरा दंगा एक हफ्ते के अंदर खत्म हो गया। अगर उस समय गोपाल पाठक जी ने मोर्चा नहीं संभाला होता तो न सिर्फ हजारों हिंदू मारे जाते, और सिर्फ कलकत्ता ही नहीं बल्कि पूरा पश्चिम बंगाल भी आज बांग्लादेश का हिस्सा होता। भारत माता के इस वीर सुपुत्र को हम नमन करते हैं। जय हिंद।